अगर आप ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो यहाँ टॉप पर जो दिख रहा है उस पर क्लिक करें। वहाँ से आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने नोट्स बाय कर सकते हैं। Salient features of the USA Constitution. Introduction से हम स्टार्टिंग करते हैं। The Constitution of the United States is the main law of the country. जो USA का मुल्क है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस मुल्क का सबसे बड़ा और मेन लॉ है। वैसे तो बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन अगर आपने USA के कंट्री के बारे में जानना है तो आप उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ की गवर्नमेंट के इदारे कैसे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो किताब है ये बेसिकली मेन लॉ की किताब है जो पूरे USA के मुल्क को चलाती है। सही है। इट इज़ दी हाईएस्ट लॉ एंड नो वन कैन गो अगेंस्ट इट। ये उस मुल्क का सबसे बड़ा लॉ है, मेन लॉ है, और कोई इसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। इसके ख़िलाफ़ जाने का मतलब ये है कि कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के ख़िलाफ़ हो। कोई ऐसे एक्शंस नहीं लिए जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किए हों कि अब ये काम नहीं कर सकते, फिर भी गवर्नमेंट के इदारे वो काम करें तो फिर उस चीज़ के ख़िलाफ़ जानने का यही मतलब बनता है। तो ज़ाहिर है कोई भी गवर्नमेंट का इदारा कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के ख़िलाफ़ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बात मना की है वो गवर्नमेंट के इदारे वही काम कर रहे हैं, तो फिर उन गवर्नमेंट के इदारों को इस बात पे जॉब से रिज़ाइन करना पड़ता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है USA के लिए, इसलिए इसके ख़िलाफ़ नहीं जाया जा सकता। For more than 100 years, it has helped America to remain strong, progress in society, and grow an economy. अमेरिका को बने हुए 100 साल हो गए हैं और तब से ये कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के होने से क्या फ़ायदा होता है कि अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। इस कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से सोसाइटी अमेरिका की प्रोग्रेस कर गई, बेहतर हो गई, और अमेरिका का जो पैसों का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतर हो गया। The Constitution was made in 1797 in Philadelphia and started working in 1989. फिलाडेल्फिया एक जगह है, एक स्टेट है अमेरिका की। उस स्टेट में इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। बेसिकली फिलाडेल्फिया के शहर में, स्टेट में, सारे स्टेटों के, बेसिकली अमेरिका में बहुत सारी स्टेट्स थी। उस ज़माने में सिर्फ 12 स्टेट्स थी और करते करते अब तो ज़्यादा हो गई हैं। तो उस वक्त 12 स्टेट हुआ करती थी और सारे स्टेट से जो पॉलिटिशियंस थे, जो हेड्स थे, वो फिलाडेल्फिया में उन्होंने मीटिंग की, फिलाडेल्फिया की लोकेशन में जाके, और वहाँ जाके उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। इसके बारे में आप मज़ीद डिटेल देख सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो पे। ये कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री वाली वीडियो है USA की, वहाँ से जाके अगर आप देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। At first it had only 7 articles, but later 27 amendments were added. शुरू में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सिर्फ 7 ही आर्टिकल्स डाले गए, बट वक्त के साथ साथ इसमें 27 अमेंडमेंट्स, यानी कि 27 दफ़ा ये चेंज हुआ। अमेंडमेंट्स का मतलब है 27 दफ़ा ये चेंज किया गया। अगर यहाँ लिखा था 1 अमेंडमेंट, इसका मतलब है एक ही दफ़ा चेंज हुआ। अमेंडमेंट का मतलब है चेंज होना। तो ये तकरीबन 27 दफ़ा चेंज होने के बाद अब ये ठीक ठाक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल्स का मतलब है लॉज। उसमें सिर्फ 7 ही लॉ डाले गए और अब तो माशाल्लाह उसमें ज़्यादा हो गया। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें USA का तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा उसमें अब लॉज ऐड हो गए हैं। अब आते हैं मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक ऐसी किताब है जिसमें कुछ रूल्स एंड लॉज लिखे जाते हैं जो उस कंट्री के लोगों को बताते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं, आपके क्या ड्यूटीज़ हैं। और गवर्नमेंट को भी ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब सिखाती है कि आपने वर्क कैसे करना है। यानी कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ही सिखाती है कि आपने तमाम काम कैसे करने हैं। इट इज़ लाइक अ फाउंडेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि इसके बगैर ना अमेरिका का कंट्री या कोई भी मुल्क का कंट्री चल ही नहीं सकता। पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करे, तो हर मुल्क अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही फैसले ले रहा है और चल रहा है। अब आ जाता है फीचर्स ऑफ द USA कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स का मतलब है कि USA के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्वालिटीज़ हैं। इसके ऊपर अक्सर सवाल आता है पेपर में। तो सबसे पहले क्वालिटी आपने इसमें बतानी है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जो अमेरिका का कंट्री है वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, सबसे बड़ा है, सारे गवर्नमेंट के इदारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट दें। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का वो सबसे हाईएस्ट और बड़ा लॉ है। इससे बड़ा लॉ कोई भी मौजूद नहीं है और कोई भी गवर्नमेंट का इदारा कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। यही बात यहाँ पे लिखिए कि नो वन, नॉट इवन द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज अगेंस्ट इट। कोई भी, इवन गवर्नमेंट ही हो, कोई भी पर्सन
इसके बनाए हुए लॉज के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, यानी कि जो लॉ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं उसके ख़िलाफ़ नहीं जाया जा सकता। अब आता है इनेक्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशन या इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इनेक्टेड का लफ्ज़ समझें। इनेक्टेड का मतलब होता है कोई चीज़ लिखी जाए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत ये है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं पढ़ा रही थी उसमें मैंने बताया था कि वो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसकी चीज़ें ज़ाहिर है एक जगह भी नहीं मिलती। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें तो वो इनेक्टेड है, यानी कि इसकी हर चीज़ 1787 में लिखना स्टार्ट कर दी गई थी और 1789 पे इस पर अमल करना लोगों ने शुरू कर दिया, यानी कि ये पूरा लिख दिया गया था लॉ। ठीक है, तो यही बताया गया कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट किताब में ही सारा का सारा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का लिख दिया गया। अगर हम ब्रिटिश की बात करें वो वक्त के साथ साथ डिवेलप हुआ, लेकिन अगर हम यूएसए की कंट्री की बात करें तो यूएसए का जो कंट्री है ज़ाहिर है जैसे ये बना तो इन्होंने उसी वक्त ही अपने लिए एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन एकदम से इकट्ठे ही बना दिया। अब आ जाता है शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसमें प्रिम्बल मौजूद है। प्रिम्बल क्या होता है? प्रिम्बल एक तरह का इंट्रोडक्शन है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है, वो सारी बातें आपको प्रिम्बल में पता चल जाती हैं। यानी कि प्रिम्बल का मतलब ये है ना कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलोगे ना तो ये पहले पेज पे ही आ जाएगा। इसमें आप जब आप इसको रीड करोगे प्रिम्बल को तो आपको पता चल जाएगा इस पूरी किताब में आखिर में लिखा क्या हुआ है, किन लोगों के लिए किताब बनाएगी, तो ये सारा कुछ प्रिम्बल में लिखा जाता है। इसके अलावा इसमें 7 आर्टिकल्स हैं जैसे मैंने ऊपर बताया। फिर उसके अलावा इसमें 27 दफ़ा अमेंडमेंट्स भी हुई। उसके साथ इसमें तकरीबन 4000 वर्ड्स भी इसमें लिखे गए। तो इस तरह की बस इसमें बातें लिखी हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। रिजिड का मतलब है कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो बड़ा सख्त होता है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी हार्ड टू चेंज। टू मेक एन अमेंडमेंट 2/3 ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ कांग्रेस एंड द 3/4 ऑफ द स्टेट मस्ट एग्री। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई भी लॉ चेंज करना है इस कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमें वोटिंग चाहिए होती है कांग्रेस की। वो कांग्रेस का क्या काम आता है? कांग्रेस बेसिकली लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, ये लॉ बनाता है। ठीक है, तो कांग्रेस के जो बंदे हैं जैसे कि अपर हाउस, सेनेट और जो लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इनके बंदे क्या करते हैं? वोट देते हैं। और अगर ज़्यादा वोट इस बात पे आ गए कि चेंज कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट तो फिर चेंज किया जाएगा। लेकिन आप सब जानते हैं इतने आसानी से चेंजेस के लिए कोई मानता नहीं है। तो ये भी रीज़न है कि ये रिजिड है। जब तक वोट नहीं उतने पूरे होते तब तक इसका लॉ बन नहीं सकता या तब्दील नहीं हो सकता। इसके अलावा हमें स्टेट से भी परमिशन चाहिए होती है। यानी कि आप सब जानते ही हैं कि अमेरिका में बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हिस्ट्री वाली वीडियो देखी थी तो वहीं से आप अंदाज़ा लगा गए होंगे कि जब तक स्टेट्स नहीं मानती ना कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल ही नहीं किया जाता। तो अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि स्टेट्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अमेरिका में। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कांग्रेस से सिर्फ वोट्स चाहिए, आपको स्टेट के बंदों को भी मनाना पड़ेगा इस बात पे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉज हम चेंज कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह से, ठीक है। तो इसी वजह से यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के वोट चाहिए होते हैं, फिर कुछ लोगों को मनाना पड़ता है और फिर बड़ा लंबा प्रोसीजर चलता है। इसीलिए इसके लॉज बनाना बड़े मुश्किल हैं। तकरीबन 200 साल गुजर चुके हैं, आज भी इसमें उतनी ही 27 अमेंडमेंट्स हैं। इसके अलावा कोई हमें नई तब्दीली देखने को नहीं मिली अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आ जाता है ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रीफ का मतलब है कि इसके अंदर हर चीज़ बहुत ब्रीफली और अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। दे डिड नॉट राइट एवरी स्मॉल डिटेल, यानी कि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा एक चीज़ को ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन हर चीज़ लिखी गई है। ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ पे लंबी लंबी उन्होंने कहानियाँ लिखी, ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी ज़रूरी बातें हैं ना, जो गवर्नमेंट को चलाने के काम आ सके, जो मुल्क को चलाने के काम आ सके, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे आता है अनरिटन पार्ट। Some parts are not written in the constitution but are followed as a custom. For example, the president explains policies after election and the president and the vice president usually come from different states. ये लाइन अगर आपको ये पोर्शन स्किप करना बेशक स्किप कर दिए। इसमें बस इतना बताया गया कि कुछ हिस्से कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे भी हैं जो लिखे नहीं गए, जैसे कि कस्टम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि अमेरिका के जो पुराने रवायात हैं, तौर तरीके हैं, इनको कस्टम्स कहते हैं। तो ज़ाहिर है वो भी उधर से भी लॉ बना था, लेकिन अगर वो हिस्सा हटाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो बेशक इसको छोड़ दें, ज़रूरी भी नहीं है। बाकी बातें जो लिखी हैं सारी वो बड़ी ज़रूरी हैं, वो लाजमी लिख दीजिएगा।
अब नेक्स्ट इसमें आता है वो है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम की मैंने डिटेल्ड वीडियो का लिंक यहाँ लगा दिया, लाजमी देख लें। फेडरल सिस्टम की जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। फेडरल सिस्टम में क्या होता है ना कि जितनी पावर मेन गवर्नमेंट के पास है उतनी पावर स्टेट की गवर्नमेंट्स के पास है, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम की वो वीडियो दूसरी देख लीजिएगा तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मौजूद है अमेरिका में, इसकी भी मैं वीडियो लिंक लगा देती हूँ कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है। वो उधर से ही देख लेंगे ना तो आपको बातें सारी समझ आ जाएंगी। तो आप सिंपली बता दें कि ऐसे मुल्क में प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ़ स्टेट भी होता है, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट भी होता है, यानी कि प्रेसिडेंट बड़ा पावरफुल होता है ऐसे मुल्क का, और कांग्रेस के साथ ये वर्क नहीं करता मिल के। तो ये सारी तफसील आपको उस प्रेसिडेंट वाले वीडियो में मिल जाएगी जिसका मैंने लिंक थोड़ी देर पहले बताया था। उसके अलावा प्रेसिडेंट को बेवजह जॉब से इम्पीच नहीं किया जाता। इम्पीच का मतलब है जॉब इसकी नहीं छुड़वाई जा सकती बेवजह, जब तक कि प्रेसिडेंट कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया कि प्रेसिडेंट ये काम नहीं कर सकता। अगर प्रेसिडेंट फिर भी वो काम कर देता है तो फिर तो ज़ाहिर है प्रेसिडेंट को जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो ये बात यहाँ लिखी। फिर कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, इसकी वीडियो लिंक यहाँ लगा देती हूँ। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं वो सेपरेटली वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलते। तो जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव के डिपार्टमेंट में बैठ के चला रहा होता है। कांग्रेस बेसिकली लॉ बनाने का इदारा है। सुप्रीम कोर्ट तो आप सभी जानते हैं, जजेस वगैरह यहाँ बैठे होते हैं। तो जुडिशरी में आएगा। फिर आगे आता है चेक्स एंड बैलेंस। इसकी भी वीडियो टॉप पे लगा दी, वहाँ से डिटेल से समझ लें कि ये होता क्या है। इसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेन्स हैं, वो एक दूसरे पे चेक रखती हैं ताकि कोई भी अपने पावर्स को मिसयूज़ ना करे। जुडिशल रिव्यू का मतलब है कि जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स पे नज़र रखती है। फिर आता है रिपब्लिकनिज़म। द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि रिपब्लिकनिज़म का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है ना उसके तमाम बंदों को आम पब्लिक ही चुनती है। जैसे कि हम लोग अपने पसंदीदा बंदों को वोट देते हैं ना, तो इसी तरह से आम बंदे जो है वोट देके गवर्नमेंट के डिफरेंट बंदों को चुनते हैं। फिर आगे आता है हमारे पास फेडरल सुप्रीमेसी कि अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, इसलिए फेडरल सिस्टम को रिस्पेक्ट दी जाती है। फेडरल सिस्टम को सुप्रीम माना जाता है। सुप्रीम का मतलब ये कि सब लोग कहते हैं कि फेडरल सिस्टम है, अच्छा इस पर अमल करना चाहिए। तो बस इतनी सी बात यहाँ लिखी। फिर आगे आता है फंडामेंटल राइट्स। इसमें सिंपली बताना है कि जो आम इंसान है उसके पास आज़ादी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी भी वो रख सकता है, बेच सकता है, हर तरह की फ्रीडम होती है इनके पास, और जितने भी इंसान हैं इनके राइट्स को कोर्ट प्रोटेक्ट करती है। बस इस तरह की बस बातें लिख के वाइंड अप करें। फिर आगे आ जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इस लाइन का मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट और बाकी की जितनी भी कोर्ट्स हैं वो आज़ाद होंगी, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो जॉब पे ज़रूर रखेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में इंटरफेयर करेगा। जितने भी जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे या जितने भी कोर्ट्स में बैठेंगे वो सारे आज़ाद होंगे तमाम प्रेशर से और कंट्रोल से। आज़ादी से डिसीजन ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनकी पावर्स हैं जजेस की उसी के अकॉर्डिंग ये सारे फैसले लेंगे। तो इसीलिए इन पे कोई भी हावी नहीं होगा, कोई इन जजेस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। ये बात यहाँ पे लिखी है। दे कैन ओनली बी रिमूव बाय कांग्रेस फॉर इम्पीचमेंट। इनको सिर्फ कांग्रेस की मदद से निकाला जा सकता है अगर इन जजेस ने वाकई में कोई गलत हरकत की हो। वैसे इनको नहीं निकाल सकते जब तक कि इन्होंने खुद कुछ ऐसी हरकत ना की हो, ठीक है। अब आता है ड्यूल सिटीजनशिप। अब तो खैर सिटीजनशिप काफ़ी चेंज हो गई है, बट अभी हम थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अमेरिका को अगर आप देखें ना, उधर सिटीजनशिप में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं, लेकिन अभी हम ज़ाहिर कोर्स थोड़ा ओल्ड पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिंपल बता सकते हैं आप कि अमेरिका में दो तरह की सिटीजनशिप होती है। एक तो अमेरिकन्स को जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको अमेरिकन्स भी कहते हैं, और जिस स्टेट में वो रहते हैं उस स्टेट का शहरी भी कहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक बंदा रहता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क एक स्टेट है अमेरिका की। उस जो बंदे न्यूयॉर्क में रह रहे हैं उनको अमेरिकन्स तो कहा ही जाएगा, अमेरिकन्स, लेकिन इन लोगों को साथ में न्यूयॉर्कर्स भी कहा जाएगा, न्यूयॉर्कर्स, क्योंकि ये उस स्टेट में रहते हैं। तो इस तरह से इनके पास दो सिटीजनशिप आती है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी ही कहा जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हों, उनको पाकिस्तानी ही कहा जाएगा। सेम चीज़ यूके में भी है कि यूके के जितने भी शहरी हैं उनको ब्रिटिश कहा जाएगा, ब्रिटिश पीपल। बेशक वो बंदे किसी और मज़हब के हों तब भी उनको ब्रिटिश ही कहा जाएगा, क्योंकि वो यूके में रहते हैं, उसके शहरी हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में जो है
आपको अमेरिकन भी कहा जाएगा और जिस स्टेट में आप रहते हो आपको स्टेट के नाम से भी पुकारा जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सिटीजनशिप में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, तो आप उस तब्दीली और अपडेट के हिसाब से भी बातें यहाँ लिख सकते हैं नेट से सर्च करके। अगर नहीं लिखना तो जितना मैंने लिखा इतना भी लिखना काफ़ी होगा। अच्छा, अब आगे आता है हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल का मतलब है कि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसमें दो हाउसेज हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपर हाउस का नाम सेनेट लिख देना है, लोअर हाउस का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लिख देना है, ताकि थोड़ा सा तफसील दे देना अच्छा रहेगा। इवन आप सेनेट के बारे में भी थोड़ा बताना चाहें डिटेल से तो बता सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना काफ़ी है, क्योंकि डिटेल से नहीं जाऊँगी, इतना ज़्यादा इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप डिटेल देना चाहते हो तो कांग्रेस की वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे लगा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। फिर आता है यूनिवर्सल सफरेज। इसकी जगह आप कोई भी और हेडिंग देना चाहे दे सकते हैं। तो सिंपली बताना कि अगर कोई पर्सन 18 साल का हो जाए तो वोट दे सकता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो वोट दे सकते हैं अगर उनकी एज 18 साल हो जाए, जैसे कि पाकिस्तान में होता है। स्पॉइल्स द सिटीजन्स सिस्टम। अच्छा, अमेरिका में एक स्पॉइल सिस्टम भी मौजूद होता था कि when a new president comes he replaces old officials with his own people। यानी कि होता क्या था कि जब नया प्रेसिडेंट आता था ना, तो वो अपने पसंदीदा बंदों को रखता था जॉब पे, और जो पुराने बंदे थे उनको वो निकाल देता था। तो ये एक सिस्टम था जिसको स्पॉइल कहा जाता है। स्पॉइल का मतलब है एक फजूल सा ख़राब सा सिस्टम है जो अमेरिका में मौजूद है। तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी गई। तो ये एक सिस्टम है ना कि जैसे एक प्रेसिडेंट जाता है, नया आएगा, तो ज़ाहिर है फिर वो अपनी पसंदीदा बंदों को रखता है। तो ये एक चीज़ है जो लोगों को अच्छी नहीं लगती, बट ज़ाहिर है वो प्रेसिडेंट है, वो रख सकता है। फिर आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस का मतलब ये है कि हर बंदे को आज़ादी है, अच्छी ज़िंदगी की आज़ादी भी मिलनी चाहिए। लिबर्टी को आज़ादी कहते हैं, लाइफ को कहते हैं कि हर बंदा ज़िंदा रह सकता है, हर बंदे के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी रख सकता है, बेच सकता है। तो उसी तरह से हर इंसान के पास ड्यू प्रोसेस का भी राइट है। ड्यू प्रोसेस का क्या मतलब होता है? ड्यू प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर आपने बेशक क्राइम भी किया हो, आपकी भी उसी तरह से सुनी जाए जैसे कि उस दूसरे बंदे की सुनी जा रही है जिसके साथ क्राइम हुआ। मिसाल के तौर पर आपने चोरी की है दूसरे बंदे के पर्स से। सपोज़ आप पे इल्ज़ाम लगे हैं कि आपने चोरी की है, इस बंदे के पर्स से पैसे लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पे इल्ज़ाम लगे हैं तो आपको बगैर सुने ही जेल में डाल दिया जाएगा। कोर्ट पहले आपकी सुनेगी, आपसे पूछेगी, आपसे बात करेगी, फिर दूसरी पार्टी से पूछेगी जिसका नुकसान हुआ, दोनों बंदों से पूछेगी, फिर ही फैसला देगी। इस प्रोसेस को कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि आप दोनों पार्टी की सुनो फिर फैसला दो। किसी एक किस बात पे फैसला ना सुनाए कोर्ट्स। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डाला गया, ताकि दोनों पार्टीज़ की बराबर सुनी जाए और फिर फैसला जो है जज दे। फिर आता है टू पार्टी सिस्टम, कि अमेरिका में आपको रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक टाइप की पार्टीज़ देखने को मिलेंगी। फिर आता है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी रिलीजन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे हमारी ऑलरेडी एक इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है। लेकिन अमेरिका में कोई भी रिलीजन को प्रमोशन नहीं मिली, यानी कि किसी रिलीजन को वो फिक्स नहीं करता अमेरिका। तो तभी यहाँ पे हमने बताना है कि अमेरिका एक सेक्युलर स्टेट है, कि ये ऐसा कहता है कि हर बंदा फ्री है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी के रिलीजन पे चल सकता है। ये चीज़ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में डालेगी। फिर क्या कहता है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि अमेरिका कहता है कि जो उसके लोग हैं, जो आम शहरी हैं, वही सारी ताकत रखते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है उनको पावर किससे मिलती है? आम लोगों से मिलती है। तो ये चीज़ आपने यहाँ लिख देनी है कि आम इंसान जो है वही ताकतवर हैं और उनके पास सारी पावर्स हैं कंट्रोल रखने की हर चीज़ की। तो ये बात उसमें लिखी है। फिर आता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बस इतनी सी बात बता देनी है कि ऑल स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं उधर जितनी भी गवर्नमेंट्स बनाई गई हैं वो सारी डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि लोगों को वोट दे के चुना जाता है तमाम स्टेटों में। ठीक है, तो ये बात मान लेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी तो ऐसा ही है ना इनका, कि यहाँ पे भी वोट दे के चुना जाएगा, तो वैसे ही स्टेट्स भी वैसी बनाई गई हैं। फिर आता है लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग का मतलब ये है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, ये ज़िंदा है। ज़िंदा का मतलब ये है कि लोग इस पर लगातार अमल कर रहे हैं, आज भी लोग इस पर अमल कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये 200 साल या 100 साल पहले बना है तो लोग इस पर अमल नहीं करें, लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो हमने बताने हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वक्त के साथ साथ ग्रो हुआ, तब्दील हुआ, लोगों की नीड्स और ज़रूरतें के मुताबिक तब्दील हुआ।
इसीलिए इसको हम ज़िंदा कह सकते हैं। अगर हिडन फीचर्स की बात करें यानी कि छुपी हुई खासियत की बात करें इसकी, तो इसमें कुछ कस्टम की चीज़ें भी डाली गई, जैसे कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शंस के बाद फ़ौरन से पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते, तो इस तरह के पास जनरल बात है, लेकिन ये वैसे इतना ज़रूरी नहीं है ये वाला पार्ट। बाकी जो बातें मैंने अब तक बताई हैं वो ज़रूरी थी, ठीक है। फिर आगे आ जाता है कंक्लूजन। जो भी ऊपर पढ़ा है वही चीज़ें आपने शॉर्ट करके 2-3 लाइन्स में लिखना है। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़। ये मेरा दूसरा चैनल है और यहाँ पे आप लोगों को मूवी की तरह सारे टॉपिक्स मिलेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं नॉर्मल टॉपिक्स को देखते हुए, तो उनको मैं मूवी की शक्ल में भी वीडियोस एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि जो स्टोरीज़ हैं, स्टूडेंट्स का नहीं दिल करता बाज़-औक़ात स्टोरीज़ को रीड करने का, तो यहाँ पे मूवी की शक्ल में मैंने एक्सप्लेन की है। मूवी सुन लें, इस तरह से एक्सप्लेन्ड है। उसके 2 सीक्रेट पेट्स थे, एक हैन और एक फेरेट।